ठीक है, ओके। आगे देखो, अब ये वाली रिएक्शन देखो, हमने ये देखा था बेंजीन पे कैसे क्लोरीन और ब्रोमीन को हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से सब्स्टिट्यूट करते हैं हाइड्रोजन की जगह। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं जैसे हमारे पास ये बेंजीन है और ये हमारे पास आयोडीन है, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे वहां पे क्लोरीन ऐड हो जा रहा था वैसे यहाँ पे आयोडीन ऐड हो गया, लेकिन यहाँ पे ये जो तुम्हें डबल एरो दिख रहे हैं इसका मतलब क्या होता है? रिवर्सिबल रिवर्सिबल है। हाँ रिवर्सिबल है, गुड। रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है? मतलब कि मैम इधर जो रहेगा उधर भी वही बनेगा। और कोई? उल्टा। देखो जो साइन है, जो ये सही बताया तुमने कि रिवर्सिबल एरो है, इसका मतलब क्या होता है वो हम पहले समझते हैं। देखो मतलब उन्होंने बोला कि क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ अपना अच्छा खासा प्रोडक्ट मिल रहा था, मतलब वहां पे कुछ HI या HF HCl ऐसे कुछ बन नहीं रहा था, लेकिन आयोडीन के केस में ये HI बनता है। और ये HI क्या है? ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट इसका ये क्या करता है कि यहाँ पे जो अपना आयोडो बेंजीन था ये इसको क्या करता है, दोबारा बेंजीन में रिड्यूस कर देता है, ठीक है। अब इसका मतलब समझो, इसका मतलब क्या हुआ कि रिवर्सिबल का मतलब है या इसको रिड्यूस करके दोबारा बेंजीन बना रहा है, तो उससे क्या नुकसान हो रहा है? एक मिनट थोड़ा ये, देखो ये मान लो कि सपोज तुम्हारे पास क्या थे, 100 बेंजीन के मॉलिक्यूल थे, ठीक है। लेटेस्ट मतलब बस हमने मान लिया है कि तुम्हारे बीकर में 100 बेंजीन के मॉलिक्यूल्स थे, तो अब क्या हुआ, कितने आयोडो बेंजीन बनने चाहिए थे? 100 ही बनने चाहिए थे। जितना हमारे पास बेंजीन था उन सारे बेंजीन में तो आयोडीन लगेगा ना, सारे के सारे में बनने चाहिए थे। मतलब अगर तुम 100 बेंजीन लोगे तो उन 100 के 100 में आयोडीन आके लगेगा, यानी कि 100 के 100 आयोडो बेंजीन बना होगा तुम्हारा। समझ रहे हो? यस मैम। हाँ, तो अब ये HI क्या कर रहा है वो समझो। ये HI क्या कर रहा है, जो कुछ आयोडो बेंजीन थे उसको दोबारा बेंजीन में कन्वर्ट कर रहा है। ये दोबारा बेंजीन में कन्वर्ट करने का मतलब ये है कि तुमने 100 बेंजीन लिया था, तुम्हें 100 आयोडो बेंजीन ही मिलना चाहिए था, लेकिन तुम्हें नहीं मिलता है। मान लो तुम्हें 50 मिल रहा है, 50 आयोडो बेंजीन मिल रहा है, और जो बचे हुए 50 थे वो दोबारा बेंजीन बन जा रहे हैं। मतलब जैसे दोबारा समझो, 100 तुम्हारे पास बेंजीन थे, इस इस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से तुम्हारे 100 के 100 बेंजीन पे तुम्हारा आयोडीन आके लग गया और तुम्हें आयोडो बेंजीन मिल गया। लेकिन आयोडो बेंजीन के साथ साथ ये HI भी बन रहा है, और HI क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या करता है, इस आयोडो बेंजीन को दोबारा से बेंजीन में कन्वर्ट कर देता है। इसका मतलब ये है कि अगर तुम्हें 100 मॉलिक्यूल मिलने वाले थे अपने प्रोडक्ट के, अब तुम्हें 100 नहीं मिलेंगे, 100 से कम मिलेंगे। क्यों? क्योंकि कुछ आयोडो बेंजीन को इस HI ने दोबारा से बेंजीन बना दिया होगा। समझ रहे हो? यस मैम, स्ट्रॉन्ग। हाँ, तो रिवर्सिबल का मतलब ये होता है कि जो तुम्हारा प्रोडक्ट बना है वो दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जा रहा है, और जो तुम्हारा रिएक्टेंट है बेंजीन, वो उसका कुछ अमाउंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जा रहा है। मतलब ये दोनों इक्वल है, 50% तुम्हारे पास रिएक्टेंट होगा, 50% तुम्हारे पास प्रोडक्ट होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास प्रोडक्ट जो तुम्हें चाहिए तो आयोडो बेंजीन था, लेकिन आयोडो बेंजीन के साथ साथ तुम्हें ये HI भी मिल रहा है, जिसका नेचर क्या है, रिड्यूस करना। रिड्यूस मतलब ये आयोडो बेंजीन को, ऐसा नहीं है कि पूरे 100 के 100 आयोडो बेंजीन को दोबारा बेंजीन में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, नहीं, कुछ कुछ अमाउंट को ये दोबारा बेंजीन में कन्वर्ट कर दे रहा है। इससे हमारा क्या नुकसान हो रहा है? उससे हमारा नुकसान ये हो रहा है, हमें 100 आयोडो बेंजीन चाहिए थे लेकिन हमें उससे कम मिल रहे हैं, तो अब हमें इसका सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा ना। यस। तो इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, कोई बताएगा मुझे? देखो, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों अपोजिट काम करते हैं ना। रिड्यूसिंग क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है। ऑक्सीडाइजिंग क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लेता है। तो इसका ये सोल्यूशन है, इसका ये सोल्यूशन है, अगर तुम्हारे प्रोडक्ट में मतलब तुम्हें आयोडो बेंजीन के साथ साथ तुम्हारा HI भी बन रहा है, जिसका नेचर है रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब वो अपने जो हमारे पास जो 100 आयोडो बेंजीन बनने चाहिए था उसका अमाउंट कम कर दे रहा है, उसको बस 50 ही बनने दे रहा है, बाकी सबको दोबारा बेंजीन बना दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे ये हो गया HNO3 हो गया, ये HiO4 हो गया।
हम ये डालेंगे। ये हम क्यों डालेंगे, इससे हमें क्या फायदा होगा हम आगे देखें। जैसे ये देखो, तो तुम्हारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ये क्या करेगा, जो तुम्हारे आयोडोबेंजीन के साथ जैसे ही तुम्हारा ये HI बना, ठीक है, जैसे ही तुम्हारा आयोडोबेंजीन के साथ ये HI बना, ये ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट क्या करेंगे, या तो तुम HiO4 ले लो या फिर तुम कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 ले लो। ये क्या करेगा कि ये क्या करते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। नेसेंट ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है, किसी को पता है नेसेंट ऑक्सीजन क्या होता है? नो मैम। हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन किस फॉर्म में प्रेजेंट रहता है? ऑक्सीजन फॉर्म में। O2 के फॉर्म में रहता है ना, मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। नेसेंट ऑक्सीजन मतलब होता है मोनोमर, मतलब सिर्फ ऑक्सीजन का एटम होगा O, ठीक है। तो जो HiO4 है, जो हमारा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, या तुम HiO4 यूज करो, इसके पास भी ऑक्सीजन है, उसमें से एक ऑक्सीजन ये इसको दे देगा, या फिर तुम कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 यूज करो, इसके पास 3 ऑक्सीजन है, या तो ये एक ऑक्सीजन दे देगा। इन दोनों में से कोई एक ही यूज करना है। सपोज तुमने इसको यूज कर लिया HNO3, तो क्या करेगा, ये हमें एक ऑक्सीजन एटम देता है, जिसको हम नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं। मोनोमर होता है ये, क्योंकि जो ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं, तो डायमर के फॉर्म में पाया जाता है, मतलब 2 ऑक्सीजन एटम मिलके तब बनता है हमारा O2 मॉलिक्यूल, ठीक है। अब जो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन देता है, एक ऑक्सीजन एटम देता है, उसको हम बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। अब सपोज या तुम हमने यूज कर लिया कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, इसने एक ऑक्सीजन दे दिया। अब क्या होगा, हमने क्या करा, अब ये क्या करेगा, दो HI के मॉलिक्यूल ले लिए, तो अब ये दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन वाटर मॉलिक्यूल बना देंगे, वाटर मॉलिक्यूल बना देगा। ये वाटर मॉलिक्यूल हमारे आयोडोबेंजीन को कुछ नहीं करेगा। अब हमारे पास अब बचा क्या, दो दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन यूज हो गया। अब क्या बचा है हमारे पास यहाँ पे, आयोडीन। आयोडीन मॉलिक्यूल बचा है, और अपना आयोडीन निकल गया। ये भी हमारे आयोडोबेंजीन को कुछ नहीं करेगा। यानी कि अगर हमें बनाना है, अगर हमें बेंजीन पे हमें आयोडोबेंजीन बनाना है, और हम नहीं चाहते ये रिएक्शन रिवर्सिबल जाए, या हमारा प्रोडक्ट का क्वांटिटी कम हो, अगर हम 1 ग्राम बेंजीन से शुरू कर रहे हो तो हमें 1 ग्राम आयोडोबेंजीन ही मिले, तो हम क्या करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे। जैसे या तो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 यूज करेंगे, या फिर HiO4 यूज करेंगे। ये क्या करते हैं, ये हमें एक ऑक्सीजन नेसेंट ऑक्सीजन देते हैं। ये नेसेंट ऑक्सीजन क्या करता है, HI के साथ मिलके वाटर मॉलिक्यूल और आयोडीन दे देता है। HI, और हमारे सोल्यूशन में कहीं HI नहीं बचता। जब कहीं HI नहीं बचेगा, हमारे पास आयोडोबेंजीन था, वही हमारा प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो इसमें हमारे ये कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 या फिर HiO4 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। समझे या दोबारा बताऊं? मैम ये आयोडीन नहीं समझ में आ रहा। क्या समझ में नहीं आ रहा? आयोडोबेंजीन। हाँ ठीक है, दोबारा समझाती हूँ, कोई नहीं। देखो, आयोडोबेंजीन में ये हो रहा है कि जब बेंजीन और आयोडीन मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, किसके प्रेजेंस में, लुईस एसिड के प्रेजेंस में। जैसे हमने वहां पे यूज करा था, कहाँ पे, जब हमने क्लोरीन लगाया था, तो वहां पे भी हमने लुईस एसिड यूज करा था, ठीक है। तब यहाँ पे क्या होगा कि जब हम बेंजीन पे आयोडीन मॉलिक्यूल लगाने जा रहे थे, तो वहां पे हमने देखा आयोडोबेंजीन तो मिल गया, हमारे बेंजीन पे हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होके अपना आयोडीन लग गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ हमें HI भी मिल गया। ये H कहाँ से आया, ये H आया बेंजीन से, और ये I कहाँ से आया, ये I आया यहाँ इस आयोडीन के एक एटम से। और क्योंकि दूसरा आयोडीन तो यहाँ पे लग गया, H प्लस कहाँ लगा होगा, इस बेंजीन पे लगा होगा, और इस बेंजीन का जो H प्लस था और ये I माइनस था, इन्होंने HI बना दिया। अब जो यहाँ पे जो HI बन रहा है, इसका जो इन्होंने देखा कि इसका नेचर था रिड्यूसिंग एजेंट का नेचर था। इसका काम क्या हो रहा था यहाँ पे, ये जो यहाँ पे आयोडोबेंजीन बन रहा था, तो ये दोबारा से इसको बेंजीन में कन्वर्ट कर दे रहा था। जैसे हमारे पास 100 आयोडोबेंजीन बन रहे थे, उसमें से मान लो कि 50 को दोबारा बेंजीन बना दे रहा था, तो हमारे पास सिर्फ 50 ही आयोडोबेंजीन आ रहे थे। हमारी जो प्रोडक्ट है उसकी क्वांटिटी कम हो रही थी, ठीक है। तो हमें इसका सोल्यूशन निकालना था कि हमें 100% यील्ड चाहिए। अगर हम 1 ग्राम बेंजीन ले रहे हैं, तो हमें 1 ग्राम आयोडोबेंजीन ही चाहिए। लेकिन ये यहाँ पे जो HI बन रहा था, ये ऐसा होने नहीं दे रहा था, क्योंकि ये कुछ आयोडोबेंजीन को दोबारा बेंजीन में कन्वर्ट कर दे रहा था, जिसके वजह से क्या सोल्यूशन निकाला गया कि हम यूज करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
या तो हम HNO3 यूज कर लेते हैं या फिर हम HiO4 यूज कर लेते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या होता है? एक काम तो ये होता है कि ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। दूसरा ये काम होता है ये ऑक्सीजन भी देते हैं, ठीक है। अब इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने क्या करा कि एक ऑक्सीजन एटम दे दिया, एक ऑक्सीजन एटम दे दिया। अब हमारे पास क्या था, 2Hi था, ठीक है। इसको दोबारा समझो। तो इन्होंने क्या करा, ये ऑक्सीजन दिया और हमने क्या लिया, 2Hi मॉलिक्यूल को लिया। अब 2Hi मॉलिक्यूल में क्या हुआ, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से क्या बनता है, H2O। वाटर बनता है। वाटर भी बन गया, यस। चलो वाटर बन गया। वाटर से कोई नुकसान नहीं है, वाटर आयोडोबेंजीन को कुछ नहीं करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे दो आयोडीन के एटम थे, वो आयोडीन मॉलिक्यूल बन गए, इससे भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, बेंजीन पे अगर तुम्हें आयोडीन लगाना है तो तुम्हें यूज करना पड़ेगा, क्या यूज करना पड़ेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा। क्यों? ताकि हमारी यील्ड अच्छी हो पाए, वो रिएक्शन रिवर्सिबल ना हो पाए, क्योंकि अगर ये रिएक्शन रिवर्सिबल होगी तो हमारा प्रोडक्ट की क्वांटिटी कम हो जाएगी। समझे? यस। समझ गए या फिर से समझाओ? समझ गए ना? यस मैम। बाकी लोग बताओ, रोशन, आलोक, अपना भाई, तुम्हें समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, हाँ आलोक, आवाज नहीं आ रही, तुम मैसेज करो, मैसेज। क्या हुआ लोग? अच्छा, किसका स्क्रीन? अच्छा, मैं तुम्हें खुद ही शेयर कर दूंगी क्लास के बाद। आलोक परेशान मत हो, मैं खुद शेयर कर दूंगी, ठीक है। मैं क्लास के बाद सबसे पहले मैं यही शेयर करूंगी, परेशान मत हो, स्क्रीनशॉट ही शेयर करूंगी मैं। अभी तुम पढ़ लो। देखो, अब हमने क्या देखा, बेंजीन पे हमने क्लोरीन लगाने सीख लिया। उसका हमने कल परसों हमने वो देखा था, मैकेनिज्म देखा था, जिसमें मैंने ग्रुप में भी वीडियो भेजी। ब्रोमीन का भी सेम वैसे ही होता है। आयोडीन का हमने देख लिया कि आयोडीन के लिए सिंपल लुईस एसिड से कुछ नहीं होने वाला, हमें उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालने होते हैं, लाइक HNO3 या फिर HiO4। अब हम देखेंगे कि बेंजीन पे हम फ्लोरीन क्या इस मेथड से लगा सकते हैं कि अपना बेंजीन डाला, उसमें हमने फ्लोरीन मॉलिक्यूल डाला, अपना लुईस एसिड डाला, क्या हम बेंजीन पे ऐसे फ्लोरीन ऐड कर सकते हैं? क्या लगता है, कर सकते हैं हम बेंजीन पे इस मेथड से फ्लोरीन को ऐड? लुईस एसिड क्या है मैम? लुईस एसिड जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, जिनको इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जिसके वो मैंने बताया था ना, ये यहाँ पे आपको दोबारा दिखाती हूँ। ये देखो, FeCl3 एक लुईस एसिड है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, जिसकी वजह से ये दो क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड टूट रहा है, कि ये बोल रहा है कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो तू अब उस वाले क्लोरीन से बॉन्ड तोड़ के मुझे इलेक्ट्रॉन दे दे, जिसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ था। तो लुईस एसिड मतलब कि जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, और उनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, और ये दूसरों को क्या करते हैं, बोलते हैं कि तुम अपना बॉन्ड तोड़ के मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो, ठीक है। जिसकी वजह से यहाँ पे, इसलिए हम इसको यहाँ पे यूज करते हैं इसको, ताकि क्लोरीन फ्लोरीन का बॉन्ड टूट जाए, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इस क्लोरीन के साथ इस क्लोरीन को बोलते हैं इसका जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है मुझे दे दे, मेरे पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये और FeCl4 बना देता है। लुईस एसिड मतलब जिसको इलेक्ट्रॉन की कमी हो, समझे? यस मैम। हाँ, तो ये अब तो तुमने देख ही लिया है। ये रिएक्शन होगी कि नहीं होगी? बेंजीन पे हम इस मेथड से फ्लोरीन लगा सकते हैं, इस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से? यस मैम। नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते होंगे, क्या लगता है तुम्हें, क्या रीजन होगा क्यों नहीं लगा सकते हम इस मेथड से फ्लोरीन को बेंजीन के ऊपर? ऊपर
नीचे लगा। फ्लोरीन ज्यादा है। हाँ देखो, रीजन ये है कि देखो, अपने पास फ्लोरीन मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो सब, अगर हमें यहाँ पे फ्लोरीन लगाना है तो पहले इस बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा ना, तभी ये दोनों अलग अलग हो पाएंगे और एक यहाँ पे जुड़ेगा, ठीक है। तो मैंने तुम लोगों को एक बात बताई थी कि पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा होता है, क्या बताया था मैंने? प्रोटीन का मैम। फ्लोरीन होता है ना, फ्लोरीन 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 होता है, F होता है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 4 होती है। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन होता है, वो तो तुम दिमाग में या कहीं घुसा लो एकदम अच्छे से, ठीक है। फ्लोरीन Yes, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है पूरे पीरियोडिक टेबल में, इसकी वैल्यू 4 होती है, सबसे ज्यादा होती है। अब ये भी फ्लोरीन है, ये भी फ्लोरीन है, जितना ये खींचेगा ये भी उतना ही खींचेगा, तो ये बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, इसको तोड़ना इतना आसान नहीं होता। पहला रीजन तो ये। दूसरा रीजन, अगर ये बॉन्ड टूट भी गया तो जो फ्लोरीन एटम होते हैं ना, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो वो आग वाग लग सकती है, इसलिए हम इस मेथड से तो बेंजीन पे फ्लोरीन नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। इसलिए हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बेंजीन में फ्लोरीन को नहीं ऐड कर सकते, क्योंकि एक तो ये बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, और दूसरा कि फ्लोरीन जो बहुत रिएक्टिव मेटल होता है, तो किसी के भी साथ रिएक्ट करके एक्सप्लोसिव हो सकता है, आग वगैरह लग सकती है, ठीक है। अब मैंने तुम्हें, जब हम क्या पढ़ रहे थे, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स पढ़ रहे थे, तो मैंने तुम्हें एक नेम रिएक्शन बताई थी जिसपे एल्केन पे हम फ्लोरीन को लगाते हैं, कौन सी थी वो? दो बताई थी, एक बताई थी फिनक्लिस्टन, एक बताई थी फिनक्लिस्टन रिएक्शन, एक बताई थी स्वार्ट्स रिएक्शन। इन दोनों में से कौन सी है जिसमें हम एल्काइल पे फ्लोरीन लगाते हैं, मतलब हाँ, हेलो मतलब एल्केन पे फ्लोरीन लगाते हैं, कौन सी नेम रिएक्शन थी वो? एल्काइल आयोडाइड मैम। अल्काइल आयोडाइड तो फिनक्लिस्टन वाली थी, जिसपे मुझे हाँ फ्लोराइड मैम होगा। हाँ, तो कौन सी नेम रिएक्शन थी वो मैम सर। हाँ, स्वार्ट्स रिएक्शन थी, ठीक है। इसको भूलना नहीं है, मैंने कितनी बार बोल दिया तुम लोगों को, ठीक है। तो अल्काइल ग्रुप पे फ्लोरीन लगाते वो स्वार्ट्स रिएक्शन थी, लेकिन ये हमारे पास एरीन है, बेंजीन पे हम इस मेथड से तो फ्लोरीन नहीं लगा सकते। आगे मेथड जो आएंगे वो हम देखेंगे, लेकिन क्लोरीन ब्रोमीन हमने लगाना सीख लिया लुईस एसिड के प्रेजेंस में। आयोडीन भी हम बेंजीन पे लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। फ्लोरीन को हम बेंजीन पे नहीं लगा सकते इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से, क्योंकि फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, इसको तोड़ना इतना आसान नहीं है। दूसरी बात, जो फ्लोरीन एटम होते हैं बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं उनको हम कम ही रिएक्शन में लेते हैं, क्योंकि एक्सप्लोसिव या फिर मतलब कुछ भी नुकसान वगैरह, आग वगैरह कुछ भी लग सकता है। फ्लोरो कंपाउंड्स आर नॉट प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी ऑफ फ्लोरीन। इन केस बॉन्ड को तोड़ भी दिया हाई टेम्परेचर वगैरह करके, इसके बाद जो तुम्हें फ्लोरीन एटम मिलेगा बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो वो नहीं प्रिफरेबल होता है, ठीक है। समझ गए? समझ गए? बाकी लोग भी समझ गए? यस तो हम अब दूसरा मेथड देखते हैं। पहला तो हमने देख लिया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से, जिसमें हमने क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन को लगा के देखा। अब हम देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई एमीन है तो उस पे हम कैसे हेलोजन लगा सकते हैं, ठीक है। वो नेम रिएक्शन होती है सैंडमियर्स रिएक्शन। उसमें क्या होता है वो हम समझते हैं। देखो, इसमें ये तुम्हारी एनसीईआरटी की लाइन है, व्हेन ए प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन dissolved or suspended in cold aqueous mineral acid is treated with sodium nitrite, डाइजोनियम सॉल्ट बनता है। उस डाइजोनियम सॉल्ट पे फिर तुम क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस ब्रोमाइड लगाओगे, तब जाके तुम्हें वहां पे क्लोरीन या ब्रोमीन मिलेगा तुम्हारे बेंजीन के ऊपर। तो सबसे पहले बात तो ये आती है कि ये प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन क्या होता है, ये क्या है, इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? नीचे एनिलीन नीचे लिखा हुआ मैंने, ठीक है। बेंजीन पे NH2 लगा होता है तो उस स्ट्रक्चर का नाम होता है एनिलीन। क्या होता है? एनिलीन। और बेंजीन पे CH3 लगा हो तो उस स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है? CH3। क्या होता है? टॉल्विन।
टॉल्विन बोल रहा है कोई? Yes. हाँ, ये जो कुछ कुछ स्ट्रक्चर होते हैं ना, इनको तुम अभी से अपने दिमाग में डाल दो, ठीक है? कि बेंजीन पे CH3 होगा तो उसका नाम टॉल्विन होगा, बेंजीन पे NH2 होगा तो उसका नाम एनिलीन होगा। ये हर जगह यूज होगा आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे, ठीक है? तो ये देखो इसमें क्या होता है। अब मुझे ये बताओ, ये जो एनिलीन है, ये अमाइन है, ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, कैसा है ये? Yes. टर्शरी है। Yes. जब हम पूछते थे कि ये कार्बन प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, तो हम क्या करते थे? हम ये देखते थे कि वो कार्बन के सराउंडिंग में कितने कार्बन है। अगर वो कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है तो उसको हम प्राइमरी बोलते थे। अगर वो कार्बन दो कार्बन से जुड़ा है तो उसको सेकेंडरी बोलते थे। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं किसके? अमाइन की बात कर रहे हैं। तो मैं कह रही हूँ ये अमाइन प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, तो उसके लिए क्या करेंगे? यही देखेंगे ना कि ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। Yes. तो कितने कार्बन से जुड़ा है ये? प्राइमरी है। हाँ, प्राइमरी है, क्योंकि अपना नाइट्रोजन सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन है। प्राइमरी क्यों? क्योंकि एक ही कार्बन से जुड़ा है। एरोमेटिक तो है ही, उसमें कॉन्जुगेशन है, और NH2 को हम क्या बोलते हैं? अमाइन बोलते हैं, इसलिए प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन। जो अपने अभी एग्जांपल के लिए हम ले रहे हैं एनिलीन, ठीक है? इसमें क्या होता है? एनिलीन के साथ हम डालते हैं Na2 प्लस HCl, और इसको कोल्ड मतलब कि हमें 0 से 5 डिग्री सेल्सियस में ही ये रिएक्शन करनी होती है। तो अब मुझे ये बताओ, रूम टेम्परेचर कितना होता है? 21 से 24 और कोई जो मुझे इंग्लिश में बता दे रूम टेम्परेचर? 21 डिग्री से 24 डिग्री। हाँ, 25 डिग्री मतलब मेनली लेके रखते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? अब मुझे ये बताओ कि अभी तुम जिस रूम में बैठेंगे उसका भी नॉर्मली 24 या 25 डिग्री सेल्सियस होगा रूम टेम्परेचर, ठीक है? अभी Yes. तुम्हें कोई रिएक्शन 0 डिग्री सेल्सियस पे करनी है, तो कैसे करोगे? रूम मतलब रूम का में जो अथी है उसका हाँ, जैसे ये एनिलीन है, ठीक है? तुम्हारे पास ये एनिलीन है, इस एनिलीन में तुमने Na2 और HCl मिला दिया, ठीक है? जितना भी मिलाने के लिए बोला था, 1 ml 2 ml जितना भी, तुमने इन तीनों को मिला दिया। और अब तुम्हें ये तुम्हारे गुरुजी ने तुम्हें बोला कि इस रिएक्शन को तुम 0 डिग्री सेल्सियस पे करो। तो तुम कैसे करोगे? क्योंकि हम लैब में होंगे या घर पे होंगे, कहाँ पे होंगे, तो रूम टेम्परेचर ही होगा हर जगह। ज्यादा से ज्यादा कम होगा तो 18 डिग्री सेल्सियस होगा। अब 0 डिग्री सेल्सियस पे तुम किसी रिएक्शन को कैसे करोगे? तुम्हें क्या लगता है कैसे करोगे? बहुत इजी है, बताओ। अच्छा जब तुम्हें ठंडा पानी पीना होता है तुम क्या करते हो? फ्रीजर में डालते हैं। फ्रीजर में डालते हो? हाँ, मतलब वहां क्या होता है? बर्फ होती है जिसकी वजह से ठंडा हो जाता है, यस मैम। ठीक है? अब तो जो हम रिएक्शन होती है उनको तो हम फ्रीजर में कर नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं? एक बर्तन में आइस बर्फ लेते हैं और उसके ऊपर अपना बीकर रख देते हैं, फिर रिएक्शन करते हैं। फिर वो क्या होता है? लो टेम्परेचर में हम कर सकते हैं ऐसे करके रिएक्शन, समझे? यस मैम। बर्फ है मैम। हाँ, बर्फ लेंगे, उस मतलब जैसे तुम्हारा कोई भी बीकर है, बर्फ डाल दें। ये तुमने वो ले लिया, बड़ा सा कटोरा समझ लो, उसमें तुमने बर्फ डाल दी, ठीक है? और तुम्हारे पास बीकर देखा है तुमने लैब में? यस मैम। कांच का गिलास देखा है? कांच का गिलास। यस मैम। हाँ, तो इस कांच का गिलास को मान लो कि बीकर है तुम्हारी केमिस्ट्री के लैब में। इसमें तुमने एनिलीन डाल दिया, अपना Na2 डाल दिया, अपने HCl डाल दिया, और इस बीकर को तुमने इस बर्फ के कटोरे के ऊपर डाल दिया, तो तुम्हारा टेम्परेचर क्या हो जाएगा? 0 और 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में आ जाएगा, और फिर वो रिएक्शन होने लगेगी। ठीक है, आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे, ये बस मैं तुम्हारे नॉलेज के लिए बता रही थी। आलोक, मैं तुम्हें भेज दूंगी, ठीक है? यस मैम, वो स्क्रीनशॉट खींच के हाँ हाँ, मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगी। बाकी हम कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? जिसको जो समझ में नहीं आया, थैंक यू मैम। ओके ओके, वेलकम। जिसको समझ में नहीं आया वो व्हाट्सएप कर देना। वैसे तुम व्हाट्सएप की वीडियोस तो देखते नहीं हो, बट फिर भी अगर कोई डाउट होगा तो बता देना, मैं वीडियो भेज दूंगी। देखते हैं मैम, हम देखते